शिक्षक साथियों नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में जो स्तंभ है, मुख्य स्तंभ, वो क्या है? वो ये कि रचनात्मकवाद। पियाजे जो है रचनात्मकतावादी थे और उनका मानना था कि बच्चा ज्ञान को रिसीव नहीं करता, मतलब उसको रटता नहीं है, जैसा है वैसा उसको अपनाता नहीं, बल्कि वातावरण के साथ क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, मतलब वो खोज करता है। इसीलिए बच्चे को हम छोटे वैज्ञानिक भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो स्तंभ है वो है परिपक्वता और अनुभव। संज्ञानात्मक विकास दो चीज़ों का मिश्रण है। पहला चीज़ यही कि जैविक परिपक्वता, यानी बच्चे की मस्तिष्क उम्र के साथ कितना विकसित हुआ ये भी देखना रहता है कि वो कितना सीखेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि वातावरण के साथ उसकी अंतः क्रिया कैसे हो रही है, माने बच्चा अपने परिवेश से क्या सीख रहा है। यदि नकारात्मक पर्यावरण है तो वो गलत सीखेगा, और यदि सकारात्मक है तो वो अच्छा अपना विकास कर पाएगा। तीसरा जो स्तंभ है वो है अनुकूलन। यह मानव की पर्यावरण में जीवित रहने की प्रवृत्ति है। किस तरह से पर्यावरण के साथ अपने आप को ढाल रहा है। जो ये काम आसानी से कर लेते हैं वो अपना विकास कर लेते हैं, नहीं तो फिर संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। और संघर्ष के दौर में या तो वो मजबूत बनेगा या तो फिर नष्ट होगा। इस हिसाब से ये अनुकूलन होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनुकूलन जो है दो इसमें भाग हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण किसे कहेंगे? मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को फिट करना। मौजूदा स्कीमा मतलब क्या है? उसकी एक मानसिक संरचना, वो क्या सोच रहा है, जो भी है उसकी जो जानकारी है, जो उसका जो पूर्व अनुभव है, उसमें जो है वो नई जानकारी को किस तरह से फिट कर रहा है, किस तरह से उसको जोड़ रहा है, ये देखना होता है। जैसे बिल्ली को कुत्ता समझना। अब लगभग जो है वो समझ रहा है कि चार पैरों से चल रहा है कोई भी जीव, तो वो हो सकता है मतलब कुत्ता हो। बिल्ली को भी देख करके कुत्ता ही होगा ऐसा वो समझ रहा है। मतलब पुराने उसका स्कीमा क्या है उसके मन में? उसकी स्कीमा ये है कि चार पैर वाले जो है कुत्ते होते हैं। तो नई जानकारी को फिट कर रहा है। दूसरा चीज़ है समायोजन, यानी पुरानी स्कीमा में बदलाव करना। अब वो पुराना जो स्कीमा है वो ये है कि हर चार पैर वाले को कुत्ता समझ रहा था, लेकिन जब वो पता करता है ये तो कुत्ते जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही प्राणी है, तो फिर कुत्ते और बिल्ली के बीच में अंतर समझना शुरू करता है। तो इसको हम समायोजन बोलेंगे। अब आते हैं हम विकास के चार चरणों का यहाँ पर गहरा विश्लेषण किया गया है। वो ये कि संवेदी पेशीय, सेंसरी मोटर स्टेज, ये 2 वर्ष तक रहता है, 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष। इसमें क्या सीखता है? इसमें वो वस्तु स्थायित्व समझता है और इंद्रिय आधारित अधिगम करता है और प्रतिवर्ती क्रियाएं करती है। वस्तु स्थायित्व मतलब कोई यदि छिपा हुआ है तो वो समझता है कि कोई है ही नहीं, वो उसको मूर्त रूप दिखना चाहिए, वो उसको आमने सामने दिखना चाहिए, तभी उसको वो है समझता है। ठीक है। और इंद्रिय आधारित जो है वो अधिगम करेगा, छू करके जानेगा, महसूस करके, देख करके, ये इस तरह से वो सीखता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं भी करेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया यानी क्रिया के जो विपरीत जो क्रिया होती है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। ये संवेदी पेशी अवस्था में ये होती है। आगे जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक, यानी यहाँ पर जो मूर्त संक्रियात्मकता है उसके पहले पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। इसमें उसका अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। ये बच्चा किसी को भी जो है मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अपनी चीज़ों को किसी को देना नहीं चाहता, सबको मेरा है वाला होता है। ईगो आता है उसके अंदर में। भाषा का भी विकास होता है, एनिमिज्म भी। और ये सब ये क्या चीज़ है इसको हम आगे और थोड़ा डिटेल कर देंगे। प्रतीकात्मकता, खेल,
ये जो शब्दावली है ना, ये जो शब्दावली ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। प्रतीकात्मक खेल यानी कोई भी वो खेलेगा, जो भी उसका वो प्रतीक उसको समझ में आएगी, प्रतीकों के माध्यम से वो जानेगा। तभी तो आप अ की ध्वनि को आप प्रतीक बनाते हैं, तभी वो उसको पकड़ेगा। वो इसीलिए सिखाया जाता है, अनार का, आम का को लिख करके फिर बताया जाता है। कहते हैं कि 2 गोला और बीच से एक पूंछ निकल गया और एक डंडा में वो फिट हो गया, तो अनार का कुछ इस तरीके से, ऐसे हम लोग सीखते थे। और फिर आगे को हम मिटा देते हैं, तो फिर अनार का अ इस प्रकार से बन जाता है। खैर, ये प्रतीकात्मक खेल, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस प्रकार से वो सीखता है बच्चा। तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मकता, ये 7 से 11 वर्ष, और इसमें जो वो संरक्षण सिद्धांत को समझेगा, संरक्षण को वर्गीकरण करेगा, है ना। सीरिएशन यानी क्रम में लगाना, ये शब्दावली को आप समझिए। सीरिएशन यानी सीरीज के रूप में, एक छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, और इस तरह से वो क्रम में लगाना सीखता है। उत्क्रमणीयता मतलब क्या है? रिवर्सिबिलिटी, वो समझता है कि जैसा मैंने खोला है कोई भी चीज़, उसको फिर वापस उस तरह से जोड़ने की वो करेगा। कोई खिलौना को उसने खोल दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, और उसको फिर से वो असेंबल करेगा, जोड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है 7 से 11 वर्ष के बीच में ये देखने को मिलता है। फिर है चौथा चरण औपचारिक संक्रियात्मक, ये 11 से ऊपर वाले की स्थिति है। इसमें जो है अमूर्त सोच आती है। अब वो धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में भी समझना शुरू करता है जो चीज़ है ही नहीं, मतलब जिसको वो मन से, अपने मानसिक स्थिति से वो कर ले। जैसे गणित में देखिए, गणित में जैसे बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक एक अमूर्त सोच, जब तक विकास नहीं रहेगा तब तक गणित, बीजीय व्यंजक के गणितों को वो समझेगा नहीं बच्चा। तो खैर 11 से ऊपर वाले बच्चों में ये अमूर्त सोच आती है। निगमनात्मक तर्क भी होता है ना, सरल से जटिल की ओर। ये तो खैर आगमन वाली आ गई स्थिति, जटिल से फिर सरल की ओर आना, ये निगमनात्मक तर्क हो जाएगा। ठीक, परिकल्पना भी तैयार करता है। अब आते हैं परीक्षा में किस तरह से कोई भी चीज़ को पूछा जा सकती है, वो है उत्क्रमणीयता, माने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ये महत्वपूर्ण गुण है। और बच्चा समझ जाता है कि 2 धन 3 बराबर 5 है, तो 5 ऋण 3 बराबर 2 भी होगा, ये समझ जाता है। किस स्टेज में समझिए इस चीज़ को, 7 से 11। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ये नहीं समझ पाता, इसलिए ये प्रयास करना भी सही नहीं होगा। संरक्षण सिद्धांत क्या है? संरक्षण क्या है? यह समझना कि पदार्थ का आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती। जैसे पानी का गिलास बदलने पर मात्रा वही रहती है, ये समझना शुरू कर देता है वो। उसके पहले वो नहीं समझ पाता था। ठीक है, पदार्थ का जैसे आकार बदला तो भी उसकी मात्रा नहीं बदलती, ये समझना शुरू करता है। अहम केंद्रित यानी ये एक प्रकार से स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक मानसिक जो है असमर्थता है। बच्चा यह नहीं समझ पाता कि दूसरों का नज़रिया उसके नज़रिया से अलग हो सकता है। ठीक है, वो अपनी ही नज़रिया को सही मानता है। फिर आगे हम देखें परिकल्पनात्मकता, निगमनात्मकता जो तर्क है, ये औपचारिक अवस्था का गुण है, औपचारिक संक्रियात्मकता का। यहाँ बच्चा केवल वास्तविक चीज़ों पर नहीं बल्कि यदि तो वाली काल्पनिक स्थितियों पर भी तर्क कर सकता है। तो हमें जो ये 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, तो वहाँ हमको यदि तो ऐसी वाली स्थिति को हम, ऐसे प्रश्न को हम करें, क्या होगा कि इस तरह से, है ना, अब उनकी रचनात्मकता को उभारेंगे हम। पियाजे के सिद्धांत की क्या होती है आलोचना? देखिए, इनकी आयु सीमा है। आलोचकों का जो मानना है कि पियाजे द्वारा जो बताई गई उम्र सीमाएं जो है बहुत कठोर है। कुछ बच्चे जल्दी भी सीख सकते हैं, ऐसा भी होता है। संस्कृति का प्रभाव, पियाजे ने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को कम महत्व दिया। वो आगे चल कर के हम लेव वाइगोस्की को पढ़ेंगे ना, तो वो इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। अंतिम चरण में जो है हम देखें कि सभी वयस्क औपचारिक संक्रियात्मक स्तर तक नहीं पहुंच पाते।
विशेषकर अमूर्त तर्क में, लेकिन पियाजे ने इसे अंतिम चरण माना है। बहुत जने ऐसे होते हैं जो अमूर्त तर्क को बिल्कुल नहीं समझ पाते। ठीक है, बच्चों की क्षमता। नए शोधों से पता चला है कि बच्चे पियाजे द्वारा बताए गए चरणों से अधिक सक्षम होते हैं, और आजकल के बच्चे तो और। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि प्रश्न वस्तु स्थायित्व पर हो तो उत्तर हमेशा संवेदी पेशीय का होगा। यदि अहम केंद्रित और एनिमिज्म पर हो तो पूर्ण संक्रियात्मकता का होगा। यदि तार्किक और संरक्षण की बात चले तो फिर मूर्त संक्रियात्मकता, और अमूर्त सोच और परिकल्पना पर यदि चर्चा हो तो औपचारिक संक्रियात्मकता ये देखने को मिलेगा। अभी इसमें जो शब्द आया है स्कीमा, स्कीमा मतलब यही है कि हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाओं का एक संगठित जो मानसिक ढांचा या पैटर्न है, जैसे कुत्ते का स्कीमा, यानी कुत्ता किस तरह से दिखता है, 4 पैरों वाला है ना, इस तरह से वो जो स्कीमा है, एक प्रकार से स्कीमा है किसी वस्तु या किसी जानकारी का जो विशेष गुण या विशेषता जो एक पहले से हमारे मानस में जो है, मन में ये जो बैठा हुआ है वो स्कीमा है, समझिए। एसिमिलेशन, जिसको आत्मसातीकरण कहते हैं, वही है नई जानकारी में मौजूदा स्कीमा में बिना बदलाव के शामिल कर लेना। और यदि बदलते हैं, है ना, नई जानकारी के अनुसार यदि पुराना स्कीमा में बदलाव होता है तो उसको हम समायोजन कहेंगे। और आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच की स्थिति, जो संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो कि सीखने का आधार होता है, उसको हम सामीकरण कहते हैं। यह समझ लेना कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वो आँखों के सामने न हो, है ना, इसको हम वस्तु स्थायित्व के गुण हम इसको मानेंगे। ठीक है, आँखों के सामने न हो फिर भी तब भी वो मौजूद रहती है, ऐसा वो समझने की जो भाव है ना, वो उसको हम वस्तु स्थायित्व कहेंगे। अहम केंद्रित यानी यह असमर्थता कि बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण या नज़रिए को नहीं समझ पाता, यह अहम केंद्रित हो गया। एनिमिज्म, जिसको जीववाद कहते हैं, यानी निर्जीव वस्तु जैसे गुड्डा गुड़िया हो गया या बादल हो गया, उनको सजीव और चेतन समझना, तभी तो बच्चे खेलते रहते हैं। संरक्षण यानी यह समझना कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने पर भी उसकी मात्रा या द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसको हम संरक्षण में जानेंगे। उत्क्रमणीयता यानी किसी क्रिया को उलटने की क्षमता, जैसे 5 × 2 = 7, तो 7 × 2 = 5, इस प्रकार से ये मूर्त अवस्था में आता है ये उत्क्रमणीयता। क्रमबद्धता यानी उसकी जो गुण है, जैसे लंबाई हो गया, आकार हो गया, उसको क्रम के आधार पर छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगाना। वर्गीकरण में उसके जो गुण हैं, रंग, आकार, प्रकार, उसके आधार पर अलग अलग समूह में बांटने की क्षमता को वर्गीकरण कहेंगे। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की क्षमता जो सामने नहीं है, जैसे कि विचार हो गया, नैतिकता हो गया, परिकल्पना हो गया, इसको हम अमूर्त चिंतन के अंतर्गत रखेंगे। परिकल्पनात्मकता, निगमनात्मक ये यानी तर्क करने की उच्च क्षमता है, यदि तो, है ना, इस प्रकार से जो स्थिति है उस पर भी विचार करना। अब यहाँ पर देखिए कि संवेदी पेशी जो है वो फोकस इंद्रियों पर, गतिविधियों पर होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रित एनिमिज्म, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और मूर्त संक्रियात्मकता में संरक्षण, उत्क्रमणीयता, ये देख लीजिए। और औपचारिक संक्रियात्मकता में अमूर्त चिंतन। एक प्रकार से देखें तो वैज्ञानिक और आदर्शवादी काल यही काल होता है। तो आशा है आप लोगों को जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत में।